नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोसिस्टम बैलेंस। एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स। बेटे जब हमने इकोसिस्टम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी या डेफिनेशन पढ़ी, इकोसिस्टम जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है और ताल्लुक होता है किन के दरमियान? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बेटे हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी देखे। अब वो क्या चाह रहे थे? इस्तेमाल भी होते रहें और ख़त्म भी ना हो। एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा किस में शामिल हो रहे थे? एनवायरनमेंट के अंदर भी, कि जो कंपोनेंट्स हैं दे आर यूज्ड बट नेवर डिप्लीट। इस्तेमाल भी होते हैं, ख़त्म भी नहीं होते। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़, ड्यू टू ओवर एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट्स, देयर इज़ डिस्टर्बेंस। देयर इज़ डिस्टर्बेंस बीइंग काज्ड इन दिस बैलेंस। अब वो मुख्तलिफ तरीक़ों की है, मुख्तलिफ तरह की है। जैसे फर्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बेटे क्या है? हमारी कुराए अर्ज का टेम्परेचर बढ़ते जाना। अब हमारी कुराए अर्ज का टेम्परेचर जो है वो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। अब उसकी क्या वजह? कि देयर इज़ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल्स का जलना। अब इनके जलने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और हमारी फैक्ट्रीज के अंदर बनने वाली मुख्तलिफ गैसेस, फैक्ट्रीज का डिस्चार्ज जो है, और हमारी जो ठंडक पैदा करने वाली कूलिंग मशीन्स, हमारे एसी, हमारे फ्रिजेस, इनसे खारिज होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये ओजोन लेयर को डैमेज करता जा रहा है। किसको डैमेज कर रहा है? जिसकी वजह से ओजोन होल पैदा हो रहे हैं, ओजोन बीइंग डिप्लीटेड। अब ओजोन के डिप्लीट होने से क्या हो रहा है? जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस थी वो भी ज़मीन पर आना शुरू होगी। ये जो फैक्ट्रीज और बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी लेयर एक तो ज़रूरी हद तक हमारी एटमॉस्फेयर का नॉर्मल हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये लेयर उससे क्या होती चली जा रही है? मोटी होती चली जा रही है। अब उसकी वजह से जो हीट ट्रैप कम हो रही थी अब वो ज़्यादा ट्रैप होना शुरू होगी। अब उस ज़्यादा ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है?
हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है। अब सपोज ये हमारी ज़मीन है बेटे, इसके गिर्द ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद थी, लेकिन इन सारे काजिज़ की वजह से ये जो लेयर है ये अब मोटी होनी शुरू हो गई, थिक होनी शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि अगर पहले लाइट रेज 10 आ रही थी तो उनमें से 5 वापस जा रही थी, कोई 5 ट्रैप होती थी जो हमारी कुराए अर्ज का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद दे रही थी। लेकिन अब इस मोटी होने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर 10 आ रही हैं तो 8 ट्रैप हो रही हैं। अब उनकी ट्रैपिंग की वजह से वो चूंकि जमीन पर ही रह रही हैं, तो हमारी कुराए अर्ज का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अब कहा यह जाता है कि ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी कुराए अर्ज का टेम्परेचर जो है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेकेड बढ़ रहा था। कितना? अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेकेड इन द पास्ट 30 ईयर्स। अब इसका रिस्पॉन्सिबल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका रिस्पॉन्सिबल ये ग्रीन हाउस गैसेस का जमा होना और इस एनवेलप को मोटा करते जाना, ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये फिनोमेना जो है बेटे क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जदीद तौर पर पॉलीथीन लगाकर या शीशा लगाकर किसी जगह का मसनूई तौर पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये टनल फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, सर्दियों के दिनों में गर्मियों की सब्जियां उगाई जाती हैं। अब वही अमल हमारे साथ हो रहा है कि ये एनवेलप मोटा होता जा रहा है, ओजोन तबाह होती जा रही, जिस वजह से हमारी एक तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पहुंच रही है, दूसरा हमारी जो हीट वापस एस्केप करनी थी वो ट्रैप होती जा रही है, जिस वजह से हमारा कुराए अर्ज का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब बेटे इसके असरात क्या हैं? इस टेम्परेचर बढ़ने से होगा क्या? जितने भी आइस कैप्स, ग्लेशियर्स ये क्या होंगे? पिघलेंगे। जब ये पिघलेंगे तो रिवर्स, समंदर, आपके नदी नाले, उनके अंदर क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या होंगे? फ्लड्स आएंगे। जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, अब ये चूंकि ज्यादा हिस्सा इनका साहली है, समंदर के किनारे मौजूद है, तो ये क्या होंगे? इलाके डूब जाएंगे। इन सारी चीजों के साथ साथ जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो भी बढ़ती हैं। अब ये जो एनवायरनमेंट का बैलेंस, हम तो चले थे अपनी ज़रूरियात पूरी करने की खातर जदीद होने को, लेकिन उस जदीद होने में हमने क्या किया है? हम अपने इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। नेचुरल जो फिनोमेनास थे, दरख्त मौजूद थे तो उनकी अपनी एक अहमियत थी। हमने रिहायशी मकासद के लिए, हमने मुख्तलिफ अपने पर्पसेस के लिए हमने उनको ख़त्म करना शुरू किया, इकोसिस्टम को तबाह करना शुरू किया। नेचुरल बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो हैं उनमें हिंड्रेंसेस कायम की, जिस वजह से पहला इम्पैक्ट जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट बेटे, एसिड रेन्स। अब इसकी मज़ीद डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा, ये टॉपिक्स हमने केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल डिस्कस किए हुए हैं। एसिड रेन्स, एसिड रेन क्या होती है कि जब किसी बारिश के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स,
सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स शामिल होते हैं, तो ये उस बारिश के पानी को एसिडिक कर देते हैं। उस बारिश के पानी को क्यों? कि ये अपने मुतलका एसिड्स बनाते हैं। अब इस एसिडिक रेन की पीएच जो है वो ऑलमोस्ट 3 to 4.5 तक होती है। इस रेंज में जो आप बोल रहे हो 5 to 6 या 4.5 to 6 वो नॉर्मल रेन की पीएच होती है। जो एसिडिक रेन होती है उसकी पीएच उससे भी कम होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स। अब ये बारिश जो है ये जब हमारी ज़मीन पर पड़ती है तो ये अपने इम्पैक्ट छोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब ये बारिश मिट्टी में शामिल होगी तो ये आम सॉइल को किस में तब्दील कर देगी? एसिडिक सॉइल में। अब ये जो एसिडिक सॉइल है क्या उतनी ही फर्टाइल रहेगी? नो। अब क्या होगा? ये लो फर्टिलिटी हो जाएगी, इसकी पैदावार कम हो जाएगी। जब ये एसिड रेन जो है पौधों पे पड़ती है ऑन प्लांट्स तो क्या करेगी? ये उनके पत्ते जलाएगी। अब पत्ते जब जलेंगे उनकी फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो सकेगी तो क्या होगा? उनकी ग्रोथ जो है इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये उनकी बढ़ोतरी पर असरअंदाज होगी, उनकी ग्रोथ पर असरअंदाज होगी। वो पौधे सही ग्रो नहीं कर सकेंगे, इवन मुरझाना शुरू हो जाएंगे और डेड हो जाएंगे। अब यही एसिडिक सॉइल जो है वो अगर वाटर रेजरवायर पर पड़ती है, अब वाटर रेजरवायर्स के में जब ये एसिडिक रेन शामिल होगी तो ये उसकी पीएच चेंज कर देगी। उसकी पीएच जो है चेंज हो जाएगी। तो जब उसकी पीएच चेंज होगी तो उस पानी के अंदर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ, मैं एक्वेटिक एनिमल की बात नहीं कर रहा, मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहा हूं जिसमें तमाम जिंदा चीजें शामिल हैं जो पानी में रह रही हैं। तो बेटे वो जिंदा रहेंगी? वो खत्म हो जाएंगी। एक्वेटिक लाइफ के लिए ये डेंजरस है। आबी पौधे भी, आबी जानवर भी। अब अगर यही एसिडिक रेन जो है वो आपकी मेटेलिक सरफेसेस पर पड़ती है। अब मेटेलिक सरफेसेस से क्या मुराद है? आपकी चट्टानें, पत्थर, तजीनों और आयश किए हुए घर, पत्थर लगाया हुआ, आपकी आलीशान इमारतें, तो ये क्या करता है? ये चूंकि एसिडिक रेन अपने अंदर एसिड्स रखती है तो इट डिसॉल्व्स मेटल्स। इससे क्या होंगी? मेटल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके नतीजे में वो इसके साथ बह जाएंगी। जब वो उससे बह जाएंगी, अब वो जो पत्थर, उसकी कंपोजिशन ही वही नहीं रही तो क्या होगा? वो इमारतें जो हैं वो डल होना शुरू हो जाएंगी और उनकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। वो उतनी प्यारी जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब बेटे नेक्स्ट इम्पैक्ट हमारी एक्टिविटीज का हमारे इकोसिस्टम पर, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डी का मतलब मैं बारहा बता चुका, महरूम करना, निकालना, ख़त्म करना। फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जंगलात को ख़त्म करना, जंगलात का ख़ात्मा। अब अमूमन पौधे क्या कर रहे थे बेटे?
फॉरेस्ट जो थे उनका क्या काम था हमारे इकोसिस्टम के अंदर? सबसे पहले जो था बेटे वो एनर्जी की एक फॉर्म को तब्दील कर रहे थे एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक फंक्शन तो ये हो गया कि वो इकोसिस्टम में एनर्जी जो थी वो ला रहे थे। हम तो डायरेक्टली सनलाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई दीगर जानवर तो सनलाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, पौधे ही थे जो कि इस सूरज की रोशनी से। अब दूसरा काम, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान या फॉसल फ्यूल्स के जलने के दौरान पैदा हो रही थी, ये उसको ऑक्सीजन में तब्दील करके दे रहे थे। मतलब ये गैसियस बैलेंस के अंदर भी अपना रोल जो थे वो प्ले कर रहे हैं। अब हमारी एक्टिविटीज की वजह से और नेचुरली जंगलात को आग लगने के वाकयात की वजह से हम जंगलात खत्म करते जा रहे हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो कुदरती तौर पर भी होती है और ये हमारे करतूतों की वजह से भी होती है। अब हम जंगलात क्यों खत्म कर रहे हैं? हम जंगलात क्यों खत्म कर रहे हैं? सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्पेस हासिल करने के लिए, हम लकड़ी हासिल करने के लिए, हम सड़क, रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग, इन मकासद के लिए जंगलात को ख़त्म करते जा रहे हैं, पौधे ख़त्म करते जा रहे हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। अब इस अमल का इम्पैक्ट भी तो हो रहा है। अब इसका एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपका टेम्परेचर, चूंकि पौधे एवेपोरेट करके पानी अपने इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो एवेपोरेशन होगी नो। अब इनके ख़त्म होने की वजह से पहला इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस इंक्रीज इन टेम्परेचर के बाद अगला इम्पैक्ट इन जंगलात को ख़त्म करने का, लैंड स्लाइडिंग। जो जंगलात थे बेटे उनके मौजूद पौधे, उनकी जड़ों ने उस ज़मीन को होल्ड किया होता है, जकड़ा होता है। जब वो दरख्त ही ख़त्म कर दिए, जड़ें ही ख़त्म हो गई, अब उस मिट्टी को कोई रोकने वाला है नहीं। अब वो जंगलात, वो मिट्टी जो होगी वो लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर, लैंडस्लाइडिंग और उसके साथ साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब बैलेंस करने वाली कोई शय रही तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन वो बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ जाएगी। अब यहां पर हमारी एक्टिविटीज के साथ साथ हमने शिकार जो है वो शुरू किया जानवरों का। अब वो जानवर जो हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाते थे, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते थे। अब जब शिकार होना शुरू हो गया, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह फ्री होगी। जब उनके लिए जगह फ्री होगी बेटे, तो अब उनके पास बीमारियां बढ़ाने के चांसेस बढ़ गए। अब जब उनके पास चूंकि उनकी तादाद ज्यादा, अब उनको खत्म करने वाला कोई नहीं, अब वो बीमारियां दोनों के लिए नुकसानदेह। वो पौधों की बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से पौधे मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो
इंसानों की, बाकी जानवरों की बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ गई। तो जंगलात के ख़त्म होने में एक जो इफ़ेक्ट है वो डिजीज़ का भी है। जंगलात ख़त्म होंगे, डिजीज़ बढ़ जाएंगी। और डिजीज़ मैंने कहा दोनों के लिए हो सकती हैं, वो पौधों की भी हो सकती हैं। इंसेक्ट्स को जब खाने वाला कोई नहीं, वो पत्ते खाते हैं, जब वो पत्ते खाते उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो पत्ते खाते जाएंगे, पौधे क्या होंगे, अल्टीमेटली ख़त्म होते जाएंगे। अब वो इंसेक्ट्स जो हैं अगर बैक्टीरिया वगैरह को खा रहे थे तो वो बैक्टीरिया जो है वो भी पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी फैलाने वाले होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब बीमारी फैलाएंगे तब भी वो उस पौधे पे भी असरअंदाज होंगे और अपनी इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट पे भी असरअंदाज होंगे। तो डिफरेस्टेशन जो है वो इस हद तक हमारे लिए खतरनाक है। नेक्स्ट वन बेटे, ओवर पॉपुलेशन। अब बेटे जब 250 साल पहले 600 मिलियन लोग रहते थे इस जमीन पर, 250 साल पहले 600 मिलियन लोग जो थे वो रहते थे इस जमीन पर। 250 years ago जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी दैट वाज 6 मिलियन पीपल। ये बहुत ज्यादा लगते थे, ये बहुत ज्यादा लगते थे, लेकिन अब की जो पॉपुलेशन है दैट इज 10 times ग्रेटर देन 250 years ago। नाउ अब की जो पॉपुलेशन है कितनी ज्यादा, 10 times। और 10 times का मतलब 6 बिलियन। कितनी बेटे, 6 बिलियन पीपल। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये जो पॉपुलेशन है ये 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब ये क्यों इजाफा हो रहा है, हम अपने कंट्री को निकाल के कह देते हैं जिसकी वजह से कि ये क्यों इजाफा हो रहा है। ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, हंसना नहीं, अच्छा, ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड लो मोर्टेलिटी रेट। सेहत की सहूलियात अच्छी दी जा रही हैं और अमवात जो हैं वो कम हो रही हैं, जिस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है, इस ओवर पॉपुलेशन का इंपैक्ट क्या हो रहा है, रिसोर्सेज रेजर्वायर्स खत्म हो रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो रही है, रिसोर्सेज जो हैं वो एक जितने मैनेजेबल नहीं रह रहे, जिस वजह से ये ओवर पॉपुलेशन जो है ये खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। लास्ट इंपैक्ट बेटे हमारा हमारे इकोसिस्टम के ऊपर दैट इज अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? शहरों का आबाद होना, शहरों का आबाद होना। अब प्लान्ड अर्बनाइजेशन इज गुड, ये मेरे मुताबिक है। प्लान्ड अर्बनाइजेशन होगी तो वो अच्छी होगी,
अनप्लैंड अर्बनाइजेशन इज डेंजरस फॉर द इकोसिस्टम। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन जैसे हमारा सिटी, जिसका जहां दिल कर रहा है वैसे ही अपनी मर्जी की कॉलोनियां काटी जा रहे हैं, टाउन्स बनाई जा रहे हैं, और वैसे ही वहां पे आबादियां भी होती जा रही हैं। सर, हम लोग अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को ख़त्म करके, प्लांट्स ख़त्म करके हम टाउन्स जो हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। अब उसकी बेसिक वजह क्या है? हर कोई चाहता है उसको अच्छी से अच्छी मौके मिले। अब वो मौके बेटे किन सूरतों में? फॉर गुड एजुकेशन, क्वालिटी लाइफस्टाइल, हेल्थ फैसिलिटीज, एंड इजी अप्रोचेस टू द अदर कनेक्टेड सिटीज। यही होता है ना। गांव से शहर में बंदा क्यों आता है, क्यों शिफ्ट होता है? यार मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाए, यार हम अगर बीमार हों तो हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएं, और अगर हमने कहीं आना जाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट के अच्छे ज़राए मुयस्सर आ जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। यही मकसद होता है ना। अब उस मकसद के हसूल के लिए क्या होता जा रहा है? जो पहले से मौजूद सिटीज़ हैं वो गुंजानाबाद होते जा रहे हैं, ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज तो वही हैं, हॉस्पिटल तो उतने ही, स्कूल्स तो उतने ही, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स तो उतने ही, लेकिन अब उनके ऊपर क्या होता चला जाता है? लोड बढ़ता चला जाता है। तो फिर वो फिर नहीं मिल पाता, जिसके हसूल के लिए आते वो फिर हासिल नहीं होता। तो इस अर्बनाइजेशन का इकोसिस्टम को नुकसान होता है, उतने ही रिसोर्सेज को डिवीजन बढ़ जाती है। इससे बेहतर यह होता है कि यही चीजें प्रोवाइड की जाएं जहां पे लोग मौजूद हैं। जो बड़े गांव हैं, बड़े कस्बे हैं, उनके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। इट इज अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो वहां पर इन चीजों को डेवलप करे, ताकि वो लोग अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने मकामात पर, अपनी अपनी रिहाइशों में, अपने अपने गांव में वो सारी चीजें एंजॉय कर सकें जो एक सिटी के अंदर उन्हें मुयस्सर आनी है। फिर तो कोई नहीं मूव करता। अगर अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा बस स्टॉप या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट मौजूद हो मेरे पास, तो मुझे क्या जरूरत है मैं यहां से उठ के किसी बड़े शहर में जाऊं? अगर तरक्की के एक जैसे मौके मुझे मुयस्सर आ जाए मेरे डोर स्टेप पे, मैं तो नहीं मूव करूंगा। अब इसके लिए प्लैंड अर्बनाइजेशन हो, नया शहर बसाना है, उस नए शहर को किसी ऐसी जगह पे बसाना चाहिए जो एक स्पेसिफाइड एरिया के फासले पर हो। एडजेसेंट सिटीज के फासलों का भी ध्यान रखा जाता था। अब आप अभी अपने बाजार उठा के देख लो, जो आपके ब्रिटिश दौर के नक्शे हैं, ब्रिटिश दौर के बाजार मौजूद हैं, वो आज के बाजारों से अभी भी खुले हैं, ज्यादा ब्रॉडर है, ज्यादा कुशादा है। और आज के जो नए टाउन, नई सोसाइटीज या नए मोहल्ले, नई आबादियां बनाई जा रही हैं, तंग तंग छोटी छोटी गलियां, कंजस्टेड हैं,
ये तो हमारी मेहरबानी है ना कि हमने दुकान से आगे दुकानदार का फट्टा, दुकानदार के फट्टे के आगे से एक और किराएदार फट्टे वाला, और उस फट्टे वाले के आगे एक और रेडी वाला, वो भी किराया दे रहा होता है उस दुकान को। और उसके बाद फिर अल्लाह के फजल से चलने फिरने वाले रेडी वाले, और उसके बाद मसरूफ़ रिक्शे वाले और वेले रिक्शे वाले। मसरूफ़ रिक्शे वाला वो होता है जिसके साथ एक आधी सवारी बैठी होती है और वो उस वक्त उसने F16 बनाया होता है, और वेला रिक्शे वाला वो होता है जो सवारी ढूंढ रहा होता है, और वो उस वक्त वो एक शहद की मक्खी की तरह घूम रहा होता है जो बेचारी डंग मार चुकी होती है और सुन नहीं हुई फिर रही होती, कभी किसी पे बैठ कभी किसी पे बैठ, उसको कोई खबर नहीं होती कि मेरे कोई आगे है कोई पीछे है कोई नहीं। ठीक हो गया, तो वो फिर भी बाजार में पैदल चलने की अभी जगह है थोड़ी बहुत। हमारी इतनी काविशों के बावजूद लोग फिर भी चल फिर लेते हैं उस बाजार में। अल्लाह ताला की वो अभी मेरा ख्याल किसी के नोटिस में नहीं आया, वो भी जगह फिलअप हो जाएगी जल्दी। तो ये थे जी हमारे इम्पैक्ट्स हमारे इकोसिस्टम के ऊपर, और जिसके नताइज जो हैं अल्लाह के फजल से हम लोग भूख